बात समझा? क्या कहोगे कि यहां से हमारा 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही पास करेगा बच्चा। तो अगर 1 सेकंड में 10 ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा, है ना, इसका मतलब बेटा चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, हर जगह हमारा करंट का वैल्यू सेम होगा। ठीक है बच्चा? अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन ये होता है बेटा कि I बराबर NaEBD होता है ना बच्चा। तो लोग क्या सोचते हैं कि जब आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, है ना बेटा? लेकिन ये गलत है। क्यों बच्चा? क्योंकि VD जो वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चा, ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, वो तो बच्चा रैंडम वेलोसिटी है ना बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी है बेटा वो रैंडम वेलोसिटी है। ठीक है, बात समझे? और देखो, तो हम क्वेश्चन क्या बोलेंगे इसमें? पहला वाला, लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। सही बात है बेटा, बोलो। जब ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, बी चलो, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी सही हो गया बच्चा। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। सी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज सेम एट ए एंड बी। कहता बेटा ए और बी दोनों पे करंट की वैल्यू सेम है। वो तो कहा ही था बेटा हमने कि हर जगह करंट हमारा सेम होगा। डी देखो, द करंट डेंसिटी इज सेम। करंट सेम बेटा, और क्वेश्चन में लिखा है कि एरिया हमारा कांस्टेंट रहेगा। एरिया भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, तो फिर हमारा बेटा डी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, और देखो आगे, थर्ड का डी में डाउट है। देखो बेटा, थर्ड का डी में डाउट। थर्ड कहता है व्हेन नो करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर से, टू ही पूछना है, ओके ठीक है। पहले थी देख लो, एक करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ, सॉरी, व्हेन करंट नो करंट पास थ्रू ए कंडक्टर। कहता है बेटा करंट पास नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव। गलत बेटा, जब करंट पास नहीं कर रहा होता है तो भी हमारा बेटा टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन में रैंडम वेलोसिटी होती है ना। तो थर्ड का बेटा ए गलत हो गया, है ना। बी देखो, कहता है एवरेज स्पीड ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। कहता है बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। वो तो बताया तुमको था मैंने, पॉइंट में लिखाया था ना, जब मैंने लिखवाया था पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी कंडक्टर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है बच्चा। सी में है करंट डेंस, थर्ड सी में है बेटा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। सॉरी, बी गलत हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि बी में स्पीड है। सॉरी, बी में स्पीड ना बच्चा, बी में हमारा स्पीड है तो गलत हो जाएगा, है ना। जबकि सी हमारा वेलोसिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर सम जीरो हो सकता है बच्चा। डी, एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट इज जीरो। सारे इलेक्ट्रॉन का किसी भी टाइम पे हम एवरेज करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो अगर नहीं हुआ एवरेज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर गया। इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में चला गया बच्चा, इसका मतलब करंट हो गया, लेकिन फील्ड तो लगाया नहीं हमने, तो करंट कहां से आएगा? इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन भी सही है। अब चलो बच्चा सेकंड वाले में आए। सेकंड कहता है बेटा, सेकंड नंबर सवाल कहता है बेटा एक करंट passes through a wire of non-uniform cross section. Which of the following quantities are independent of the cross section? कहता है बेटा एक करंट है जो किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले वायर से पास कर रहा है बेटा। ठीक है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कहता है बेटा क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट कौन सी चीज होगी? ठीक है, तो देखो नंबर 2 में कहता है बेटा कोई वायर मान ले जिसका एरिया बेटा नॉन यूनिफॉर्म है ना बेटा, तो कौन सी चीज क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी? पहला, द चार्ज क्रॉसिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल। देखो बच्चा, अगर यहां से करंट हमारा 1 एम्पियर जाएगा तो यहां से भी जाएगा 1 एम्पियर, यहां से भी जाएगा बेटा 1 एम्पियर। हर जगह तो करंट सेम ही होगा ना, चाहे एरिया कांस्टेंट हो चाहे एरिया कांस्टेंट ना हो। इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया।
बी देखो ड्रिफ्ट स्पीड, तो क्या लिखते हो बेटा, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, इसका मतलब वी डी इक्वल टू आई बाई एन ए ई, बोलो बेटा, है ना। अब देखो वी डी इक्वल टू आई बाई एन ए ई करोगे तो एरिया पे डिपेंड कर गया ना बेटा। देखो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट स्पीड कम ना होगा बच्चा, इसका मतलब बी हमारा बेटा गलत हो गया। ठीक है। सी कहता है करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा आई बाई एरिया, है ना। एरिया देखो डिपेंड कर गया ना ये। चौथा है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बेटा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो तो हर जगह सेम रहेगी बेटा, है ना। वो तो वो तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया ना बेटा कंडक्टर का। आगे चलो 4 नंबर, देखो बेटा 4 नंबर, देखो बेटा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है when no current is passed through a conductor, अगर किसी कंडक्टर से, चौथा नंबर सॉरी 4 नंबर देखो बच्चा, करंट डेंसिटी इन ए वायर इज 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चा करंट डेंसिटी दिया है कितना हमारा, ये दिया है 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है डेंसिटी रो, रेजिस्टिविटी हमारा है बेटा, सिग्मा अगर कंडक्टिविटी है तो क्या होगा, तो सिंपल तो है बच्चा, इस्तेमाल कर ले J इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है बेटा, और जब सिग्मा निकल जाएगा तो रो इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है बच्चा, ध्यान से सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। 10 नंबर तक बोलो बच्चा। 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर देखो बच्चा, 6 नंबर कहता है द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली इन इज कनेक्टेड विद ए वोल्टेज सोर्स वी नॉट, द कंडक्टिविटी वेरीज एज, देखो बच्चा कंडक्टिविटी वेरी करता है कैसे, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एल बाई एक्स, वेयर एक्स 0 से एल के बीच में बेटा इज द डिस्टेंस along the axis of cylinder from one of the ends as shown, choose the correct options। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चा। हाँ बेटा देख लिया मैं जितने तुम्हारी एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में तुम बोल रहे हो कुछ बचा है, ठीक है कर लेंगे डिस्कस, पहले खत्म कर ले बेटा इसको। अब देखो बच्चा पूछता है आज केवल डिस्कशन ही होगा क्या, डिस्कशन तेरे काम का नहीं होता ना बिल्कुल, है ना बेटा, इतना नॉनसेंस बात सोचते तुम लोग हो। देखो बच्चा ये अगर हमारा कंडक्टिविटी है बेटा और ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो यहां से x की दूरी पर अगर मैं dx का एलिमेंट लूं, है ना बच्चा, इस वाले के लिए एलिमेंट्री रेजिस्टेंस डी आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो हमारा होता है बेटा ये उल्टा होता है ना कंडक्टिविटी का, तो क्या हो जाएगा डी आर इक्वल टू, एक में बच्चा रुक जाओ, इंक खत्म हो गया तो इंक भर लेते हैं। देखो बच्चा तो हमारा डी आर हो गया बेटा रो एल बाई ए, है ना, तो डी आर इक्वल टू क्या हो गया देखो रो, रो हो गया बेटा, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे क्या हो जाएगा एक्स बाई सिग्मा नॉट एल, ठीक है, और बाई एल बाई ए, तो ये हो गया बेटा, ओ सॉरी डीएक्स हो जाएगा ना बेटा रो डीएक्स बाई ए, तो ये हो गया बेटा हमारा डीएक्स बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चा, तो आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, ये हो गया 1/सिग्मा नॉट
एल ए इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चा, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एल तक करो बच्चा, तो हो जाएगा 1/σ0 एल ए इंटू एल स्क्वायर बाई 2। एल कैंसिल हो गया बेटा, तो हो गया L/2 σ0 ए। ठीक है बच्चा, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। अब चलो बेटा दूसरा ऑप्शन चेक करें। दूसरा ऑप्शन कहता है बेटा द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो करंट हमारा क्या होगा बेटा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज देखो बेटा सवाल में क्या लिखा है, वोल्टेज लिखा है V0, तो हो गया बेटा V0 बाई एल, ऊपर हो गया 2 σ0 ए। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ 2 नीचे में है ना, इसलिए गलत हो गया। अब चलो सी में चलें। सी में कहता है बेटा करंट डेंसिटी इन द वायर विल बी। करंट डेंसिटी बेटा, तो करंट अगर ये होगा तो करंट डेंसिटी कितना लिखोगे, आई बाई एरिया, एरिया से डिवाइड कर दे, तो 2 σ0 V0 बाई एल। ठीक है बच्चा, तो देखो सी ऑप्शन सही हो गया। डी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर एट डिस्टेंस डी, कहता है बेटा इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो देखो बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए J इक्वल टू कर ले बेटा सिग्मा ई, है ना, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेटा J अपॉन सिग्मा। J हमारा कितना है, देखो बेटा 2 σ0 V0 बाई एल इंटू सिग्मा पुट क्या बेटा यहां से, तो ये हो गया x बाई σ0 इंटू एल। σ0 कट गया बेटा, है ना, तो कितना हो गया देखो, कितना हो जाएगा 2 V0 x, 2 V0 x बाई एल स्क्वायर, तो डी भी सही हो गया बेटा। ठीक है, 7 नंबर देखा जाए। सर करंट आई इक्वल टू वी आर होता है, आई इक्वल टू भी बाई आर ना बेटा, एरिया डिपेंड करता है, तो आई डिपेंडेंट ऑफ ए कैसे हुआ। अरे बच्चा फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूले तुमको बहुत बार धोखा देंगे। जैसे कि मान लो एफ बराबर एम ए कहा जाए, तो एम बराबर एफ बाई ए, तो क्या कहोगे, फोर्स पे डिपेंड करता है मास, इन्हें बोलेगा बच्चा, है ना। करंट को बाई डेफिनेशन सोचो बच्चा, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 1 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो करेगा, वही ना हमारा करंट हुआ। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा n cells each of EMF capital E and identical resistance are grouped into k cells connected in series। कहता है बेटा कैपिटल n नंबर ऑफ सेल्स हैं टोटल, है ना बेटा, of EMF E and identical resistance are grouped into k cells connected in series। तो देखो बेटा मान लो k जो हमारा है ना, k मैंने मान लिया बेटा सीरीज, ठीक है बेटा, और P मैंने मान लिया पैरेलल, है ना बेटा, एक ब्रांच में k नंबर ऑफ सेल और ऐसे ऐसे P ब्रांचेस, इसका मतलब बेटा k इंटू पी शुड बी इक्वल टू n। बोलो बच्चा, एक ब्रांच में k नंबर ऑफ सेल, है ना बच्चा, और ऐसे ऐसे P ब्रांचेस, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल, एक में की और ऐसे ऐसे P, तो k इंटू पी शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल, है ना बच्चा। अब इसको सेट बनाओ, तो देखो बेटा कहोगे ये है बेटा के सेल्स, है ना, और ऐसे ऐसे हैं बेटा कितने पी सेट्स। ठीक है बच्चा, और ये पूरे सेट को मान लिया जाए बेटा कि अगर हम रेजिस्टेंस से जोड़ दें कैपिटल आर से, ठीक है ना, तब देखो तो बच्चा अगर तुम एक सेट की बात करोगे तो हो जाएगा केज आई, एक सेट की बात करोगे बेटा, एक सेट की बात करो अगर, है ना, अगर तुम एक सेट की बात करो तो एक सेट के लिए क्या कहोगे, ईएमएफ हो जाएगा बेटा केज आई और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा आर बाई के, है ना। अच्छा अब क्या कहा था मैंने, याद करो, कहा था ना बच्चा जब पैरेलल में सेल्स लगे होते हैं, पैरेलल में बेटा सेल्स लगे होते हैं तो ईएमएफ पे कोई असर नहीं पड़ता, इसका मतलब इन सब का इक्विवेलेंट ईएमएफ बेटा केस आई हो जाएगा, है ना। लेकिन जब रेजिस्टेंस निकालोगे तो इतने बेटा अगर पैरेलल में है
तो इसका बेटा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई के इन बाई पी। बोलो बेटा, सॉरी, ये आर के हो जाएगा ना रे, ये आर के हो जाएगा और ये पैरेलल है बेटा, तो हो जाएगा आर के बाई पी। ठीक है बच्चा। तो अब कहता है मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड इफ के इक्वल टू इतना। तो बोलो बच्चा, मैक्सिमम पावर के लिए क्या था कंडीशन? इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब बेटा कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर कितना है? देखो आर के बाई पी। तो ये हो गया बेटा आर के बाई पी। अब पी यहां से पुट कर दो एन बाई के, तो कितना हो गया? आर के स्क्वायर बाई एन। इसका मतलब बेटा के इक्वल टू स्क्वायर रूट एन आर बाई आर। ठीक है बच्चा, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। बी चलो, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड, तो ये गलत हो गया बेटा ये। सी देखो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, तो देख बेटा नोट्स को चेक करना। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला बताया तुमको था मैंने, जाई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है बच्चा, जाई स्क्वायर बाई 4r। तो क्या हो जाएगा? जाई का स्क्वायर, जाई का स्क्वायर बच्चा, तो के स्क्वायर जाई स्क्वायर बाई 4 इंटू आर। ठीक है बच्चा, ठीक है। और आर हमारा कितना है? देखो आर के अपॉन पी। तो ये बेटा आर के अपॉन पी, तो देखो के कट गया और पी जब ऊपर जाएगा बेटा, पी ऊपर जाएगा तो के इंटू पी इक्वल टू एन। तो ये क्या हो गया बेटा? एन जाई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है बच्चा, तो एन जाई स्क्वायर बाई 4r। तो सी तुम्हारा गलत हो गया बच्चा और डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चा। अब देखो नेक्स्ट लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। तुम स्क्रीनशॉट लगातार लेती जाओ, हर बोर्ड के बाद स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चा। अब देखो 10 नंबर में, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है इन द सर्किट सो इन द फिगर। देखते बेटा सर्किट, सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस, फिर देखो फिर हमारा ये एक रेजिस्टेंस, फिर देखो फिर यहां से आया बेटा स्ट्रेट वायर और नीचे लगा है बेटा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और लगा है बेटा सेल। सेल हमारा है बेटा 20 वोल्ट का और ये है बेटा 2 ओम का। इधर लगा है ये 4 ओम और यहाँ लगा है बेटा 6 ओम। ठीक है, तो सवाल पूछता है बेटा पावर सप्लाइड बाय द बैटरीज। देखते हैं बच्चा, तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट का अगर मैं मान लूं पोटेंशियल भी, तो देखो बेटा स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, तो इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ भी पोटेंशियल भी हो जाएगा और फिर देखो यहाँ भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। याद है ना, आइडियल वायर का रेजिस्टेंस 0, चाहे कितना भी करंट फ्लो करे बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है बच्चा, है ना। तो क्या कहोगे? देखो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, इसमें से भी देखो करंट नहीं जाएगा, है ना बेटा। तो सारा करंट कैसे पास किया? देखो तो ऐसे करंट आया बेटा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं, यूं और यूं निकल जाएगा, है ना बेटा। तो करंट कितना बोल देगा? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस 10 एम्पियर ना बेटा, ये सब 0 हो गया, तो रेजिस्टेंस 2 ही ओम ने बचा बेटा। तो इसका ए ऑप्शन चेक करो। ए में कहता है बेटा पावर डिलीव सप्लाइड बाय द बैटरी, तो बैटरी का पावर कितना बोलोगे? जाई इंटू आई, तो ये हो जाएगा बेटा 200 वाट। अब चलो बी चेक करें। बी कहता है करंट 5 एम्पियर, तो गलत बेटा। सी देखो potential difference across the 4 ohm resistance is equal to potential difference across 6 ohm resistance। 4 ओम 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सही बेटा, दोनों 0 है। डी करंट इन द वायर ए बी इज 0, कहता है वायर ए बी में करंट 0 होगा, ये गलत बेटा, करंट तो जाएगा ना ऐसे,
ठीक है। 9 नंबर कोई लिखा है, देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द नेटवर्क जोन, जो नेटवर्क दिया उसकी बात किया जाए। देखो बेटा, नेटवर्क हमारा है बेटा, ये है 10 ओम, ये बेटा 30 ओम, ये हमारा है 10 वोल्ट, ये है बेटा 70 वोल्ट, और ये है बेटा 0 वोल्ट। ठीक है, और ये हमारा है बेटा 20 ओम। ठीक, तो कहता है पॉइंट डी एज पोटेंशियल, डी वाले का निकालना है बेटा पोटेंशियल, डी वाला ये पॉइंट है। चलो इसका वी मान लिया, तो देखो बेटा इधर से करंट जाएगा मान लो I1, इधर से जाएगा मान लिया मैंने I2, इधर मान लिया बेटा I3। तो क्या लिख देगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 कितना बेटा, तो 70 माइनस V बाई 10। I2 कितना बेटा, तो V माइनस 10 बाई 30 प्लस I3 कितना बेटा, तो V माइनस 0 बाई 20। अब इससे V निकाल लोगे और इससे भी निकालोगे बेटा, तो सारा करंट निकल जाएगा। सारा करंट निकल जाएगा बच्चा, तो पावर भी निकल जाएगा। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चा, इलेवन देखो बेटा, 11 हमारा कहता है ए बैटरी ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैपिटल R। देख बच्चा, एक बैटरी मान ले, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको बेटा जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। रेजिस्टेंस R कैन बी वेरीड, कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहता है बेटा इस वैल्यू को एडजस्ट करो किसी वैल्यू तक, लेकिन 0 से बड़ा। अब लिखा है देन इक्वल टू 0 ए ग्राफ इज प्लॉटेड, a graph is plotted between the current I passing through the resistance and the potential difference V across it. Select the correct alternatives। कहता है बेटा सही को पहचानो। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस का वेरिएबल देखो डायग्राम में, देखो बेटा ग्राफ में क्या दिख रहा है, I इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है ना बच्चा। अब कहता है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो V इक्वल टू 0 है ना बच्चा। ठीक है, और ये किसके बारे में है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है ना। तो देखो तो बच्चा अगर मैं कहूं कि I 0 है, तो देखो बेटा पहले बताओ इसमें I होगा कितना, तो कहोगे I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा E बाई R प्लस R, है ना बेटा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, इसका मतलब बेटा ई आर बाई आर प्लस आर। समझे बच्चा। तो अब देखो अगर मैं आई को 0 पुट कर दूं, है ना बेटा, आई को अगर तुम 0 पुट कर रहे हो, है ना बेटा, इसको ऐसे ही बोल सकते हो क्या, या आसान तरीका पकड़ो, छोड़ो ऐसे मत करो, आसान तरीका पकड़ो बेटा। आसान तरीका क्या है, देखो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर नीचे दोनों सेम होगा बेटा। जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलोगे बेटा, E माइनस आई आर, है ना। अब इस इक्वेशन को बेटा इस्तेमाल करो, I इक्वल टू 0 पुट करो, I इक्वल टू 0 करोगे बेटा तो V इक्वल टू E, ये आ जाएगा बच्चा 10 वोल्ट, है ना। और अगर तुम कहते हो बेटा I इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 10, 10 माइनस 2 इंटू आर, तो आर कितना आ गया बेटा, आर आ गया 5 ओम। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हुआ, ए सही हो गया बच्चा, बी भी सही हो गया, है ना, सी भी सही हो गया। मैक्सिमम करंट है ना वो। वी आई ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन, जब हो गया तो कैसे नहीं हो सकता, है ना बच्चा। देखो
आगे क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ नॉन आइडियल बैटरी इज। कहता है बेटा कोई बैटरी अगर नॉन आइडियल है, इसका मतलब इस बैटरी का कुछ ईएमएफ है और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बेटा। तो कहता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जब डिस्चार्जिंग होगा, और चार्जिंग होगा तो E प्लस आई आर। पहला ऑप्शन कहता है बेटा जीरो व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर इसको बेटा हम शॉर्ट सर्किट कर दें, अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे बेटा, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, तो कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो हो गया ना बच्चा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बी चलो, लेस देन ईएमएफ व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव ये है बेटा, बी वाले में देखो बच्चा ये सेल है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ऐसे करंट आएगा तो डिस्चार्जिंग होगा बच्चा, डिस्चार्जिंग होगा तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये भी सही है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। ठीक है बच्चा। इज जीरो व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। बैटरी से बेटा कोई करंट पास नहीं किया, आई जीरो, तो V इक्वल टू ई ना बच्चा, इसका मतलब सी गलत। डी चलो, डी कहता है बेटा ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब उल्टा करंट फ्लो करेगा बेटा तो चार्जिंग, और चार्जिंग होगा तो V बराबर E प्लस आई आर। समझे, इसका आंसर ए बी और डी होगा बच्चा। ठीक है 14 15 देखो बेटा 14 में 13 भी चाहिए, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा ए सेल ऑफ ईएमएफ आई इंटरनल रेजिस्टेंस आर ड्राइव से करंट आई थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। देख बच्चा कहता है एक सेल है, इस सेल में जार और ई, इसको अगर डोल दिया मैंने बेटा ईएमएफ में, तो कहता है इसमें करंट हमारा है जो आई होगा, है ना बेटा। तो कहता है सेल इज जनरेटिंग जाई आई पावर। तो क्यों पूछ रहे हो बच्चा, कितना सिंपल है, हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपिटल आर, है ना। हीट सब फॉर्मूला लगाओ बच्चा, इसका हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर, इसका हीट हो जाएगा बेटा स्मॉल आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, है ना बेटा। इसका केमिकल पावर जाई आई और इसका इलेक्ट्रिकल पावर वी बी बी आई, सब बताया हुआ बच्चा चीजें हैं सब, है ना। 14 देखो, 14 में कहता है इन द फिगर E इक्वल टू 12 वोल्ट, R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, बताने के लायक नहीं है, क्वेश्चन कराया हुआ है इस तरह सवाल में। 15 नंबर देखो, 15 नंबर में है बच्चा इन ए पोटेंशियोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट ईएमएफ ऑफ बैटरी इन द प्राइमरी सर्किट इज 20 वोल्ट। प्राइमरी सर्किट 20 वोल्ट का, प्राइमरी सर्किट ये हो गया बेटा 20 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, देयर इज ए रेजिस्टेंस बॉक्स इन सीरीज विद द बैटरी। इस बैटरी के सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू कहता है 120 से लेकर के 170 वोल्ट तक वेरी कर सकते हो, सॉरी ओम तक वेरी कर सकते हो। अब कहता है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 75 ओम। जो पोटेंशियोमीटर वायर लगा होता है बेटा, ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है बेटा 75 ओम, है ना। फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर वायर। कहता है बेटा इस पोटेंशियोमीटर वायर में तुम्हें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है ना बच्चा, समझा। तो क्या सोचोगे तुम कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो 10 वोल्ट है बच्चा, तो मिड पॉइंट पे आएंगे तो 5 वोल्ट, है ना बेटा। एक चौथाई पे आओगे 2.5 वोल्ट, है ना बेटा। 1/10 पे आओगे तो 10 वोल्ट। बोलो बच्चा, वो डिपेंड करता है ना
कितना हमारा पोटेंशियल है। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के मैक्सिमम वैल्यू से हम कम कुछ भी नाप सकते हैं बच्चा। फिर सुन लो, इसमें करंट आई आ गया बच्चा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिया। तो अगर आधे पे बैलेंस करते हो बेटा, आधे बैलेंस करते हो है ना बच्चा, आधे बैलेंस करते हो v/2, अगर एक चौथाई बैलेंस करते हो तो v/4, एक दहाई पे करते हो तो v/10, है ना बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोटेंशियल अगर v है तो इस v से कम तुम कुछ भी नाप सकते हो, है ना बच्चा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पहले हम पता करें बेटा कि इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है ना बच्चा। तो देखो तो इसमें अगर करंट आई है बेटा, इसका आर रेजिस्टेंस, तो क्या कहोगे आई इज इक्वल टू, आई इक्वल टू कितना बच्चा, तो कहेगा इसका ईएमएफ 20 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो ये हो गया बेटा 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस आर। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब देखा जाए बच्चा कि इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना बेटा, आई इंटू 75, इसका मतलब बेटा 75 इंटू सॉरी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1500, है ना बेटा। 1500 डिवाइड बाई 80 प्लस आर। अब सोचो पोटेंशियोमीटर वायर का अगर मैं कहूं बेटा मैक्सिमम वैल्यू, इसका वैल्यू मैक्सिमम, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम कितना कर सकते हो तुम 120। इसका मतलब बेटा 1500 डिवाइड बाई 80 प्लस 120, इसका मतलब आया बेटा 7.5 वोल्ट, है ना। इसका मतलब बच्चा 7.5 वोल्ट से कम तुम कुछ भी नाप सकते हो। तो बेटा 7.5 से कम क्या आएगा बताओ, 7.5 से कम क्या हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, है ना बच्चा। 7.5 से कम कुछ भी नाप सकते हो, है ना बेटा। इसका मतलब लेस देन 7.5 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है। अब 15 से 20, 15 से 20 में शुभम को पूछना है 16 और 17। देखो बेटा 16 में कहता है बेटा बाय मिस्टेक ए वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज एंड ammeter in parallel with a resistance of an elementary electric circuit with the cell in series। देखो बच्चा कहता है यूजुअली कैसे लगाते हैं बेटा, रेजिस्टेंस के सीरीज में ammeter और पैरेलल में वोल्ट मीटर, लेकिन एक गलत लगा दिया। कैसे लगा दिया देखो, कहता है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस है बेटा पैरेलल लगा दिया बेटा ammeter को, है ना, और सीरीज में लगा दिया बेटा वोल्ट मीटर को। ठीक है, ये हमारा सेल। अब देखो बच्चा कहता है द मेन करंट ऑफ द सर्किट विल बी वेरी लो। देखते हैं बच्चा, सबको पता है ना बेटा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है बच्चा और आमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना बच्चा। तो कहोगे क्या, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा बेटा, इसका मतलब इसमें फ्लो करने वाला जो करंट होगा बेटा ये बहुत लो करंट होगा बच्चा, है ना, बहुत लो करंट होगा। अब सोचो, अब ये लो करंट यहां जाएगा बच्चा, है ना, ये देखो दोनों पैरेलल में है बाबू, है कि नहीं। तो क्या पता तुमको है पैरेलल में ज्यादा रेजिस्टेंस में जाता है बेटा कम करंट और कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट। तो आमीटर का रेजिस्टेंस बेटा बहुत कम, इसका मतलब इस करंट का, है ना बेटा, ज्यादातर हिस्सा इसमें चला जाएगा और इसमें बहुत थोड़ा सा करंट जाएगा। ऐसा नहीं बोलना कि इसमें करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा। पैरेलल में क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इक्वल टू V बाई R, है ना बेटा, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट। तो अमीटर का बेटा रेजिस्टेंस काफी कम होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे, एक तो सर्किट में बहुत कम करंट फ्लो करेगा बेटा
उस करंट का भी ज्यादातर हिस्सा आमीटर से गुजर जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन, द मेन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी लो। करंट हमारा बेटा मेन करंट क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द करंट will flow through ammeter. Resistance of ammeter is much smaller than the resistance in parallel. तो ए ऑप्शन बेटा सही हो गया। ठीक है, बी देखो, if the devices are ideal, अगर आइडियल डिवाइस हो जाए, ए लार्ज करंट विल फ्लो। देखो बच्चा, अगर डिवाइसेस बेटा ये आइडियल है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बेटा इनफाइनाइट, इसका मतलब करंट ही फ्लो नहीं करेगा, है ना बच्चा। तो बी ऑप्शन कहता है हाई करंट, गलत ना बच्चा। सी देखो, इफ द डिवाइसेस इंक्लूडिंग बैटरी आर आइडियल, ammeter will read जीरो करंट। ठीक है बेटा, ammeter will read जीरो करंट एंड वोल्टमीटर का रीडिंग जो होगा बेटा विल रीड द ईएमएफ ऑफ सेल, है ना बच्चा। अब देखो, अगर ये आइडियल हो गया बच्चा तो फिर से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बेटा इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा बेटा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जीरो, डिफरेंस सेम हो गया बेटा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, है ना बच्चा। और जो यहाँ पोटेंशियल वही यहाँ पोटेंशियल, है ना बच्चा, जो यहाँ पोटेंशियल वही यहाँ पोटेंशियल, इसका मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम हो गया बेटा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ के बराबर है वही है नापेगा, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी सही हो गया। डी देखो, द डिवाइसेस मे गेट डैमेज्ड इफ ईएमएफ ऑफ सेल इज वेरी हाई। अगर ये बहुत ज्यादा होगा बेटा तो ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है तो डैमेज भी हो सकता है, हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो डी भी सही मान लिया जाए, है ना बच्चा। आगे चलो, 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा 18 में कहता है टू सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ Z1 and Z2 in turn resistance R1 and R2 are joined as shown. VA and VB are the potential at A and B respectively। कहता है बेटा A और B का पोटेंशियल है VA और VB। ठीक है बेटा, देखो तो, देखो बेटा E1 और ये R1, यहां से बेटा E2 एंड R2। ठीक है बच्चा, है ना, इसका पोटेंशियल BA और इसका पोटेंशियल BB। ठीक है, तब कहता है बेटा वन सेल विल सप्लाई एनर्जी टू द अदर। डायग्राम देख लो, तुम करंट चाहे जैसा भी मानो बच्चा, अगर तुम ऐसा करंट मानते हो तो ये डिस्चार्ज और ये चार्ज, और अगर ऐसा मानते हो तो ये डिस्चार्ज वो चार्ज, इसका मतलब बेटा एक हमारा चार्ज होगा तो एक डिस्चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बी देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ द सेल्स विल बी इक्वल। दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो तो बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे, VA माइनस BB, और इसका भी क्या कहोगे VA माइनस BB, इसका मतलब BB सही है। ठीक है, सी देखो, सी कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन सेल विल बी ग्रेटर देन EMF, है ना बेटा, क्योंकि एक चार्जिंग में है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF से बड़ा होगा, तो सी भी सही हो गया। अब कहता है VA माइनस BB, तो देखो बेटा VA माइनस BB इसका हो गया इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल का फॉर्मूला E1 by R1 प्लस E2 by R2 बाई 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है बच्चा, तो डी भी हमारा सही हो गया बेटा। ठीक है, अब चलो 17 क्यों पूछ रहे हो भाई। 17 तो बेटा देखो 17 में ऑप्शन चेक करो। 17 है बेटा, आंसर निकालना नहीं है, ऑप्शन चेक करना है, एक एक ऑप्शन चेक करो, फॉर्मूला लगाओ आमीटर वोल्ट मीटर का और चेक करो। ठीक है बेटा, 19 देखो,
19 देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बेटा 3 वोल्ट मीटर्स आर हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंट एज इन सीरीज। ठीक है बेटा, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी, अगर ए और बी में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे बच्चा तो क्या होगा, देखो एक हमारा V1, एक हमारा V2 और ये बेटा हमारा V3। ठीक है, अब हमारा ये देखो सर्किट है बच्चा, है ना, तो कहता है देखो पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तो क्या होगा, देख बेटा ये दोनों सारे एक जैसे हैं क्या, 3 वोल्ट मीटर्स ऑल हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस बच्चा, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है बेटा। तो देखो तो अगर कोई करंट यहां से फ्लो करेगा बेटा और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर अलग अलग हो जाएगा ना बच्चा। इसका मतलब V1 जो होगा वो V2 के बराबर नहीं होगा बेटा। ठीक है, लेकिन देख बेटा ये और ये तो है ना पैरेलल, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 और इसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 बराबर होगा बच्चा, है ना। तो क्या हुआ ऑप्शन पहला गलत बच्चा, दूसरा हमारा सही है, तीसरा हमारा सही है ना, और चौथा गलत बेटा। ठीक है, आगे चलो 21 नंबर देखो बेटा, 21 में 21 कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, कहता है बेटा सही ऑप्शन को चूज करो। ठीक है बेटा, पहला कहता है इट इज इजियर टू स्टार्ट ए कार इंजन ऑन ए वार्म डे, गर्म दिन में कार इंजन को स्टार्ट करना आसान होता है बेटा चिली कोल्ड डे के कंपैरिजन में, है ना बेटा। चिली कोल्ड डे के कंपैरिजन में स्टार्ट करना क्यों आसान होता है, बताया था ना, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बेटा क्या होता है, घटता है ना बच्चा। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता है ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, बी देखो इट इज मोर इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट रादर देन लो वोल्टेज एंड हाई करंट, है ना बच्चा। कहता पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांस देखते हो ना बेटा, लंबे लंबे वायर होते हैं ना बच्चा, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू होता है बेटा V इंटू आई। इसका मतलब अगर कोई खास पावर सप्लाई करना हो बेटा तो हम हाई वोल्टेज पे लो करंट कर सकते हैं या लो वोल्टेज पे हाई करंट कर सकते हैं, है ना बच्चा। हाई वोल्टेज पे लो करंट या लो वोल्टेज पे हाई करंट, समझे बच्चा। ठीक है, तो अब सोचो इस तरह से बच्चा कि अगर हमने लो वोल्टेज पे हाई करंट कर दिया तो उस वाले वायर में हाई करंट जाएगा, हाई करंट जाएगा तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा बेटा उसमें आई स्क्वायर लॉ आर लॉस ज्यादा हो जाएगा। जब आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा हो जाएगा तो इतना हम भेजेंगे बेटा उतना पावर नहीं पहुंचेगा, है ना, लॉस ज्यादा हो जाएगा। बात समझे ना, इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हाई वोल्टेज पे लो करंट। ठीक है, heating coil of electric iron is enclosed in a mica sheet because mica is a bad conductor of heat and good conductor of electricity। सोचो बेटा जब कपड़े प्रेस करते हो बेटा तो क्या चाहते हो तुम कि करंट पास नहीं करना चाहिए ना उससे, इसका मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन गर्म होना चाहिए, इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आगे चलो 22 नंबर देखो बच्चों, सबसे बात नहीं कर सकता मैं, है ना, डिस्कस बहुत करना है हम लोग को अभी। देख बेटा 22 नंबर में क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चा। एज द सोर्स ऑफ ईएमएफ सच एज प्राइमरी सेल, कहता है पहला ऑप्शन में इनसाइड द सेल देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड ए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्टेड अपोजिट टू इट। इक्वल नहीं होता ना बच्चा, बताया था ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, है ना, खुद देखो बच्चा वो सब नोट्स को रिवाइज करो एक बार सेल वाला, कॉम्प्रिहेंशन में आओ बेटा। अनम्यूट करके बात नहीं कर पाएंगे बच्चा, टाइम नहीं है उतना।
देखो कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 1 चाहिए और 4 चाहिए। देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 1 देखो रे, कहता है इन द सर्किट गिवन बिलो बोथ बैटरीज आर आइडियल। देखो बेटा एक सेल ईएमएफ E2, ठीक बेटा, एक रेजिस्टेंस R1 और यहां बेटा ईएमएफ E1, ठीक है, और यहां से बेटा रेजिस्टेंस R2, ठीक है। इसका ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में पहचानना है कौन किसका ईएमएफ, ठीक है बेटा। चलो मान लो इसमें से करंट मान लिया ऐसा I1 और इसमें से करंट मान लिया ऐसा I2, तो इसमें हमारा करंट क्या हो जाएगा रे, I1 प्लस I2, ठीक है बच्चा। अब देख इसका कितना ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस E2, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, दैट इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चा, तो इसमें तो रेजिस्टेंस है ना बेटा, तो E2 E1 माइनस I2, अच्छा ये रुको रुको, इसको I2 मान लो, इसको I1 मान लो, तो हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, दैट इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस I1 प्लस I2 इंटू R2, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो जो ग्राफ दिया हुआ है वो E2 वर्सेस I1 है या E2 वर्सेस I2 है ना बच्चा। तो देखो इसका ग्राफ देखो बेटा, अगर है ना इसका देखो, इस वाले इक्वेशन को देखो बच्चा, तो क्या लिखोगे, E2 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, है ना बच्चा। इसका मतलब I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, I1 इक्वल टू हो जाएगा E2 बाई R1 माइनस प्लस E1, है ना बच्चा। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप, है ना बेटा। इसका मतलब I1 का जो ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप वाला है बच्चा, है ना। तो इस ग्राफ में देखो जो नेगेटिव स्लोप वाला है वही होगा बेटा। इसका मतलब ये ग्राफ हो गया बेटा I1 का और ये ग्राफ हो गया बेटा I2 का, ठीक है। अब देखो पहला सवाल था बच्चा द वैल्यू ऑफ ईएमएफ E1, कहता है बेटा E1 ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। देखते बच्चा, तो इस वाले ग्राफ को देखो तो बेटा, इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ जो पॉइंट कट कर रहा है बच्चा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बेटा 6 वोल्ट, है ना। इस 6 वोल्ट पे I1 करंट की वैल्यू 0 है बेटा, है ना। I1 करंट की वैल्यू 0 है, तो इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो, तो क्या लिखोगे E2 6 वोल्ट इज इक्वल टू E1, इज इक्वल टू E1 माइनस I1 0 हो गया बच्चा। इसका मतलब E1 इक्वल टू हो गया बेटा 6 वोल्ट, ठीक है। अब कहता है द रेजिस्टेंस R1 हैज द वैल्यू, R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और अगला पूछा है बेटा R2 की वैल्यू क्या होगी। ग्राफ में ही देख बच्चा, ग्राफ में दो पॉइंट पकड़ो, कौन दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना बेटा। अब देखो ये वाला पॉइंट के बारे में सोचो बेटा, तो इसके बारे में क्या कहोगे, ये कहता है I2 इक्वल टू 0 है ना बेटा, तो E2 इक्वल टू 4 वोल्ट है ना बच्चा। और यहां पकड़ो तो कहोगे I1 इक्वल टू कितना है, देखो तो I1 हमारा उस समय है बेटा 0.1 एम्पियर, ठीक है। अब इन तीनों को बेटा इन सब इक्वेशन में इस्तेमाल करो, ठीक है। इसमें इस्तेमाल करूं तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 4 इज इक्वल टू E1 6 माइनस I1 0.1 इंटू R1, ठीक है बेटा। अब इसको इस्तेमाल करो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू R2, तो R1 दोनों निकल गया बच्चा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 3 चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन 3, देख बच्चा कॉम्प्रिहेंशन 3 में
देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 3 में, देखो बेटा सबको बोलता हूँ बेटा, तो लोग जो छोटे मोटे सवाल फंसते हैं ना बच्चा, जो छोटे मोटे सवाल अगर फंस रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन, है ना बच्चा, तो बेटा तुम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन का भी हेल्प ले लिया करो, है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के ऐसा लगता होगा ना बच्चा, पढ़ के ऐसा लगता होगा तुमको कि ये सवाल इजी तो है, अब तुम्हें कोई पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट को समझने के लिए एक बार सोल्यूशन देख लिया करो, है ना बच्चा। जो चीज बहुत ज्यादा टिपिकल हो बच्चा, है ना, वो टिपिकल चीज हम लोग करें क्लास में डिस्कस, है ना, समझते हैं ना हम लोग बेटा। एक तो ऑनलाइन क्लास में क्लास भी स्लो हो जाती है ना। अब डिस्कशन का इतना लोड रखेंगे बेटा हम लोग, तो कैसे हो जाएगा। इतना बार क्यों लिख रहे हो कॉम्प्रिहेंशन 2? सोल्यूशन नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो बताता हूं मैं बोलता हूं उन लोग उसको सोल्यूशन नहीं है तो ऐसे। अब एक बच्चा लिख रहा है सोल्यूशन, एक बच्चा लिख रहा है सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। चल देख कॉम्प्रिहेंशन 3 एक बताने के लायक है, बता देता हूँ इसको मैं। कॉम्प्रिहेंशन 3 बता देता हूँ, लेकिन बाकी और कोई कॉम्प्रिहेंशन बेटा बताने के लायक नहीं है। चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन 3 में कहता है बेटा एक नाइक्रोम वायर ए बी, ए नाइक्रोम वायर ए बी है बेटा 100 सेंटीमीटर लंबा है एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is mounted on a meter scale. The points A and B coinciding with 0 centimeter and 100 centimeter mark. देखो बच्चा, ये एक वायर है बेटा, ये A है और ये B है, ठीक है बच्चा। बीच में कोई पॉइंट C है। कहता है नाइक्रोम वायर ए बी 100 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लंबाई है बेटा 100 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is mounted on a meter scale. The point A and B coinciding with 0 centimeter and 100 centimeter. A है बेटा 0 सेंटीमीटर पे और B है बेटा 100 सेंटीमीटर पे, ठीक है। The wire has a resistance 50 ohm. इस वायर का रेजिस्टेंस है बेटा 50 ओम। Any point C along this wire between A and B is called a variable point to which on end of electrical element is connected. In the following question, this arrangement will be referred as the wire AB. अब कहता the EMF of battery is determined using the following circuit. Following circuit with wire AB. The galvanometer shows zero deflection when one of the terminal is connected to a point C. If internal resistance of battery is 4 ohm. कहता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है बच्चा, तो इसका ईएमएफ कितना होगा। तो डायग्राम में देखो ना बच्चा, डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि देखो बेटा 40 सेंटीमीटर के लिए 1.5 वोल्ट है बेटा। डायग्राम पे गौर करो तो कहोगे 40 सेंटीमीटर के लिए हमारा वोल्टेज बेटा कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है बेटा, है ना। तो देखो तो डायग्राम में, चलो इसी को पूरा कर लेते हैं, हटाओ देखो ये बेटा 1.5 वोल्ट और गैल्वेनोमीटर यहाँ बैलेंस हुआ 40 सेंटीमीटर पे, है ना बेटा। इसमें हमारा ईएमएफ ई बेटा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। तो अगर बैलेंस हो गया बेटा तो सारा करंट इससे आ गया, तो इसमें कितना करंट बोलो, तो कहोगे आई इज इक्वल टू ई अपॉन इसका रेजिस्टेंस प्लस ये 50 प्लस 4, है ना बच्चा। अब कहोगे कि 40 सेंटीमीटर में 1.5 वोल्ट, इसका मतलब 1.5 इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस फॉर 40 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये हो गया ई अपॉन 50 प्लस 4 इंटू, तो 40 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस
100 सेंटीमीटर में बेटा 50 ओम, तो 40 सेंटीमीटर में हो गया बेटा 20 ओम, तो यहां से ई निकल जाएगा। ठीक है, अब कहता है बेटा 7 नंबर में, इन द सर्किट adjacent arrangement is found that deflection of galvanometer is 10 division, है ना बच्चा। Also the voltage across the wire AB is equal to across the galvanometer, therefore the current sensitivity of the galvanometer is about, है ना बेटा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में जो करंट होगा बच्चा वो कितना होगा, देखो करंट होगा बेटा 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय सर्किट रेजिस्टेंस बेटा देखो 10,000 ओम, 10 किलो ओम है ना बच्चा, 10 किलो ओम और प्लस 10 किलो ओम प्लस इसका रेजिस्टेंस बेटा 50 ओम, है ना। तो लगभग इसको कितना मान लोगे, ये तो बहुत छोटा हो गया ना बच्चा, इसे कर दो नेग्लेक्ट, तो ये आ गया बेटा 1.5 बाई 10,000 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको 15 कर लिया जाए बच्चा और यहाँ 0 कर लिया जाए, है ना, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 15 इंटू 10 पावर माइनस 5 एम्पियर। ठीक है बच्चा, अब यूनिट देखो, यूनिट यूनिट क्या दिख रहा है बेटा, डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, तो देखो बेटा इतना एम्पियर करंट और हमें चाहिए डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, है ना बेटा। तो डिवीजन कितने थे 10, डिवीजन था क्वेश्चन में 10 पर माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो एम्पियर करो तो ये हो जाएगा 150, माइक्रो के लिए बेटा 150। अब यही हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल कहता है बच्चा, इन द एडजेसेंट सर्किट ए रेजिस्टेंस आर इज यूज्ड। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस आर इज यूज्ड इनिशियली विथ ए बी नॉट इन द सर्किट, कहता है बेटा ए बी सर्किट में नहीं है। द गैल्वेनोमीटर shows a deflection of D division. Now the wire AB is connected parallel to galvanometer and the galvanometer shows a deflection nearly of D by 2 division, है ना बच्चा। therefore क्या होगा, देखो बच्चा 8 नंबर में, in the adjacent circuit resistance R is used। ठीक है बेटा, initially with wire AB not in the circuit, AB सर्किट में नहीं था बच्चा। the galvanometer shows a deflection of D। Now the wire AB is connected parallel to the galvanometer and the galvanometer shows a deflection nearly D by 2। देखो बच्चा पहले हमारा वायर ए भी नहीं था बेटा, पहले पहले क्या था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था बेटा, पहले हमारा बेटा सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, है ना। तो इसने शो किया डी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब कितना करंट, तो कहोगे करंट इक्वल टू जाई बाई ये आर प्लस ये आर, है ना बेटा, रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस जी। ठीक है बच्चा, अब कहता है वायर ए बी लगा दो, तो देखो बेटा नीचे हो गया गैल्वेनोमीटर और यहाँ वायर ए बी लग गया, है ना बेटा। अब कहता क्या है, देखो बेटा नाउ द वायर ए बी इज, now the wire AB is connected parallel to galvanometer and the galvanometer shows a deflection of D by 2 division। अब यहाँ जो करंट है बेटा, अब यहाँ करंट है बेटा D by 2, डिफ्लेक्शन आधा हो गया, मतलब पहले करंट बेटा I था तो अब करंट इसमें दिखा रहा है I by 2। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, तो देखो बेटा अब करंट क्या कहोगे, I by 2 इक्वल टू ई बाई इसका बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस जी इंटू 50 बाई 50 प्लस जी, बोलो बच्चा। ठीक है, अब इसको बेटा यहाँ पुट कर ले, इसको पुट कर लेगा तो R और G के बीच में बेटा संबंध निकल जाएगा। ठीक है, या दोनों को डिवाइड कर ले, सबसे आसान। ठीक है, अब चलो एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। एक्सरसाइज 3 है बेटा 1 से 5, नहीं बेटा आप नहीं पढ़ा पाएंगे अब तो, किसको पूछना है फर्स्ट, नहीं बेटा फर्स्ट पूछने के लायक नहीं है, सिंपल फॉर्मूला रो एल बाई ए,
क्वेश्चन नंबर 3 4 देखो 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बेटा ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए कौन सा डायग्राम सही है बच्चा। हिंट दे रहा हूं खाली इसमें, हिंट दे रहा हूं 3 नंबर के लिए। क्या बच्चा देखो, हिंट ये है तुम्हारा 3 नंबर के लिए की सीरीज में लगता है बेटा मीटर, और पैरेलल में लगता है सॉरी वोल्ट मीटर, है ना बेटा। सीरीज में अमीटर और पैरेलल में गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चा। अमीटर कैसा होगा, तो कहोगे अमीटर हमारा ऐसा होगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो होगा बेटा ये लो रेजिस्टेंस होगा, है ना बच्चा। और वोल्ट मीटर कैसा होगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो होगा बेटा ये हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बस इसी बात का हेल्प लो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि कौन हाई रेजिस्टेंस है कौन लो रेजिस्टेंस है। 4 नंबर पूछना है, देखो 4 नंबर में, 4 नंबर कहता है बेटा व्हेन टू आइडेंटिकल बैटरीज of internal resistance 1 ohm each are connected in series across a resistance R. The rate of heat produced in capital R is J1। कहता है बेटा दो बैटरी लगा लो, दोनों का आइडेंटिकल रेजिस्टेंस बेटा 1 ओम, दोनों को सीरीज में लगा दो, है ना बेटा, रेजिस्टेंस R। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है। I1 स्क्वायर R J1 हो गया, I2 स्क्वायर R J2 हो गया। अब दोनों को फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चा, 8 कहता है टू आइडियल बैटरीज ऑफ ईएमएफ V1 एंड V2 and 3 resistance R1 R2 are connected in series as shown in the figure. The current in the resistance R2 would be 0। R2 रेजिस्टेंस में करंट 0 हो जाएगा इफ, तो देखो बेटा इस डायग्राम में R2 का रेजिस्टेंस 0 होना है बेटा, तो कहोगे ये हमारा है बेटा V1 और ये रेजिस्टेंस R1, ये बेटा R2 और ये हमारा R3 और ये हो गया हमारा V2। ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों को मिला के बना दो एक बैटरी, तो कैसे बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा बेटा V1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है बच्चा, ये हमारा हो गया बेटा R2, है ना। अब इसको यहाँ जोड़ दो, ये वाले को देखो R3 इसके अंदर भेज दो, R3 इसके अंदर भेज दोगे बेटा, तो ये हो जाएगा V2 और ये हो गया बेटा R3 और इसको बाहर लगा दो, ऐसे हो गया बेटा R2। अब सोचो, अब कहता है सवाल बेटा इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, इसमें करंट नहीं गया बेटा, इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ 0 है। इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिखोगे, लिखोगे V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये 0 होना चाहिए बच्चा। ठीक है, अब दिख रहा होगा तुमको, ये दोनों सेल को देखो बेटा ये उल्टा है ना, ये उल्टा है, इसका मतलब ये माइनस है ना। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब हो गया बेटा V1 बाई R1 इक्वल टू V2 बाई R3। जिस वाले ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई कर रहा हो वही आंसर हो गया। आगे चलो 10 17 7 7 ने बताया लायक नहीं बच्चा, खुद करो। 10 नंबर देखो, 10 नंबर में देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद द मीटर ब्रीज द गैल्वेनोमीटर shows a null point when the jockey is pressed at 40 सेंटीमीटर, है ना बेटा, 40 सेंटीमीटर इधर, तो उस तरफ कितना हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, है ना बेटा। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R ये हमारा है बेटा 90 ओम, 60 सेंटीमीटर के ऊपर बेटा 90 ओम और ये रेजिस्टेंस R। ठीक है, द लीस्ट काउंट,
लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रीज इज 1 मिलीमीटर। पता है बेटा, जो नापा गया है ना 40 सेंटीमीटर, ये परफेक्ट नहीं है, इसके नाप में 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती है। ठीक है बच्चा, अभी देखो, इसको मैंने कह दिया बेटा x और इसको मान लिया मैंने y, तो क्या कहोगे बेटा, r बाई 90 इज इक्वल टू x बाई y, है ना बेटा। इसका मतलब r इक्वल टू 90x बाई y। ठीक है बच्चा, अब पहले वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 90 इंटू, ये हो गया बेटा 40 बाई 60, है ना, तो ये हो गया बेटा 60 ओम। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं अब डिफरेंशिएशन पे। कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा डी आर बाई आर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई। ठीक है बच्चा, तो डी आर बाई आर, इसका मतलब बेटा डी आर बाई 60 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। कहा था ना 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती है, तो ये अगर बेटा 1 मिलीमीटर है तो ये बेटा 400 मिलीमीटर में कर लो, प्लस डीवाई में भी गलती 1 मिलीमीटर की है, तो ये भी हो गया 1 डिवाइड बाई 600। अब आर यहां पुट करो तो डी आर निकल जाएगा, डी आर निकल गया मतलब आर प्लस माइनस डी आर। ठीक है बच्चा, 11 14 देखो बेटा, 11 में थका दिया तुम लोग यार। 11 है बेटा, दो वायर है, एक अंदर है बेटा, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो रोयल भाई ये, और देखो इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है ना बच्चा। इसका मतलब ये और मेरा हाथ दोनों हो गया बेटा पैरेलल में, तो अंदर का रेजिस्टेंस निकाल लो और ये बाहर का रेजिस्टेंस निकाल लो, दोनों पैरेलल में कर लो, है ना। लोग गलतियां इसमें सिर्फ एरिया निकालने में करते हैं, है ना। तो बाहर का एरिया A1 स्क्वायर, अंदर का एरिया A2 स्क्वायर, इसका मतलब बाहर वाले रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 माइनस A2। ठीक है, नंबर 12 कहता है द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू निकालनी है, द करेंट टू रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर से बेटा रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बच्चा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बच्चा। ठीक है, गौर करो, 8 ओम जो हमारा है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का 5वां रेजिस्टेंस है, तो 8 ओम वाले में करंट नहीं जाएगा बच्चा। ठीक है, अब चलो आगे हमारा 14 कॉम्प्रिहेंशन ये भी देखो बेटा 14 में, अबे आखिरी बता रहा हूं, अबे आखिरी बता रहा हूं बेटा, सवाल देखो, देख बेटा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं बना पाओगे, ये कॉम्प्रिहेंशन जो 14 है ना, ये छोड़ दो, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, जब तक ये नहीं पढ़ोगे ये नहीं बनेगा सवाल। ठीक है बेटा, 14 और 15 छोड़ दो, आगे बोलो, 16 चाहिए। देखो 16 में, नंबर 16 कहता है ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टन्स। कहता है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 50 टन है बेटा, इसका मतलब n इक्वल टू हो गया 50, ईच टर्न हैज एन एरिया, एरिया हो गया a इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट b, b is equal to 0.02 टेस्ला, द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर c तुमको दिया है, c तुमको दिया है 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर पर रेडियन। When a current flows through galvanometer, a full scale deflection occurs if the coil rotates by 0.2 रेडियन। ठीक है बेटा, फुल स्केल मतलब करंट IG फ्लो किया तो ये घुमा कितना 0.2 रेडियन। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस R इक्वल टू 50 ओम। दिस गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter
कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन द रेंज 0 to 1 एम्पियर, आमीटर बना दिया 1 एम्पियर का। फॉर दिस पर्पस ए शंट रेजिस्टेंस एडेड, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो देख बेटा, इस पूरे चीज का इस्तेमाल गैल्वेनोमीटर में क्या करना है, एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा, बताया था जब पढ़ाया था गैल्वेनोमीटर, एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा, है ना बेटा। जब ये आई जी है बेटा, है ना, तो ये मैक्सिमम है, थीटा मैक्सिमम तुमको दिया था ना, ठीक है, आई जी तो ये हमारा है थीटा मैक्सिमम, ठीक है बच्चा। इस वाले को पुट करके आई जी निकालो, तो आई जी कितना हो गया बेटा, सी थीटा एम डिवाइड बाय एन ए बी, हर चीज तुमको दी हुई है, सी दिया हुआ है, थीटा एम दिया हुआ है, एन दिया है, ए दिया है और बी दिया है, ठीक है बेटा, समझा। और ये क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो कहता है शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो, आई इज इक्वल टू जी प्लस एस बाई एस इंटू आई जी, ठीक है। आई जी यहां से निकल गया बच्चा, बाकी से वैल्यू पुट करो निकल जाएगा, ठीक है। एसएचएम का सोल्यूशन, ठीक है, मंगवा के भेज दूंगा। 17 नंबर, 17 नंबर देख बच्चा, पार्ट 1 खत्म ही हो जाएगा। टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव 10 ओम रेजिस्टेंस, कहता है बेटा दो गैल्वेनोमीटर मान लो, कहता है दो आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा, दो गैल्वेनोमीटर एक जैसे, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी 10 ओम, एंड फुल स्केल 2 माइक्रो एम्पियर करेंट, इसका भी फुल स्केल 2 माइक्रो एम्पियर, इसका भी फुल स्केल 2 माइक्रो एम्पियर। वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 100 मिलीवोल्ट, इसको बना दिया वोल्ट मीटर 100 मिलीवोल्ट का, ठीक है बच्चा। एंड दूसरा को बना दिया बेटा आमीटर, दूसरे को बना दिया 1 मिली एम्पियर का बेटा आमीटर बना दिया, ठीक है। ऑफ फुल स्केल करंट यूजिंग अप्रोप्रिएट रजिस्टर्स, these are used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment with R equal to 1000 ohm resistor by using an ideal cell. Which of the following statement correct? कहता है बेटा इसको बनाने के लिए कितना लगेगा रेजिस्टेंस, फार्मूला V इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एच, यहां से H निकालो, इसको बनाने के लिए बेटा I इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस बाई एस, यहां से S निकालो, ये I है ये आई जी है, ठीक है, बात समझा, बन जाएगा बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूं बेटा काम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का रिमेनिंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, ठीक है, ये करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, है ना बच्चा, ठीक है। और तुम लोग हीट ट्रांसफर ही बढ़ना शुरू करो, इतना करने के बाद हीट ट्रांसफर में भी बढ़ना शुरू करो, क्योंकि एक ही दिन समय दूंगा नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लूंगा हीट ट्रांसफर बच्चा। चलो अभी के लिए बाय, बाकी बाय बच्चा।